Good morning, everyone. In today's class, Chapter 1 NPO, we are going to be discuss treatment of some peculiar items are to be shown in not-for-profit organization. First one, donation. It is a sort of gift in cash or property received from some person or the organization. That is to be known as donation. एक प्रकार का गिफ्ट जो कि नगद में या प्रॉपर्टी के तौर पे हो सकता है किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से एनपीओ को बेसिकली मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? डोनेशन कहते हैं. इट अपीयर्स ऑन रिसिट साइड ऑफ द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स and donation can be for specific purposes or for general purposes. डोनेशन जो है वो बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पज का और जनरल पर्पज का. इफ इट इज ऑफ स्पेसिफिक पर्पज, यदि ये स्पेसिफिक पर्पज का है डोनेशन, तो इफ डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड टू अचीव स्पेसिफाइड पर्पज, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन. एंड दिस स्पेसिफिक पर्पज can be an extension of existing building, construction of new computer laboratory, creation of a book bank, etc. Such donation is to be capitalized. ऐसे donations को हम क्या करते हैं बेटा? कैपिटलाइज करते हैं. तो यह कैपिटलाइज का मतलब क्या है सर? कैपिटलाइज का मतलब है कि हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जर्नल फंड में ऐड करके दिखा देंगे या अलग से स्पेसिफिक फंड के नाम से शो करेंगे. एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. हम इसको जनरल फंड में ऐड नहीं करेंगे, इसको अलग से शो करके चलेंगे. इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर द अमाउंट इज बिग और स्मॉल, इसके बिना कि चाहे वो अमाउंट बड़ी हो या छोटी हो, यदि इसको कहा गया है वो स्पेशल नेचर का है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा. द इंटेंशन इज टू बी यूटिलाइज द अमाउंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ओनली. इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही मिला है और यूटिलाइज भी केवल स्पेसिफिक पर्पज में ही होगा, इसके अलावा हम उसको कहीं और यूटिलाइज नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई वी विल से दैट इफ अ डोनेशन इज ऑफ स्पेसिफिक नेचर, सो दैट विल बी प्रेजेंटेड ऑन द लायबिलिटी साइड्स इन द बैलेंस शीट. जनरल डोनेशन. जनरल डोनेशन क्या होता है? सच डोनेशंस आर टू बी यूटिलाइज्ड टू प्रमोट द general purposes of the organization, and these are treated as revenue receipts as it is regular nature income, source of income, hence it is taken to the income side of income and expenditure account of the current year. तो इसको हम करंट ईयर के जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें इनकम साइड में शो करके चलते हैं. इन शॉर्ट यदि मैं बात करूं डोनेशन के बारे में, तो डोनेशन दो प्रकार का होता है बेटा. एक तो स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा जनरल डोनेशन. जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है दैट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, उसको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके चलते हैं. बैलेंस शीट में भी किस साइड प्रेजेंट करते हैं? उसको लायबिलिटी साइड में हम प्रेजेंट करते हैं. और जनरल डोनेशन यदि होता है तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिट्स. इसको रेवेन्यू रिसिट्स मानते हैं और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख कर चलते हैं बेटा. करंट ईयर का जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें लिख कर चलते हैं और उसको इनकम साइड में हम प्रेजेंट करके चलते हैं. जबकि स्पेशल डोनेशन जो होता है दैट इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिट्स. और कैपिटल रिसिट्स हमें कभी कभी मिलती हैं, इसलिए ये कभी कभी मिलने वाली इनकम है, तो इसको लायबिलिटी मान लिया जाएगा. स्पेसिफिक नेचर का है, स्पेशल पर्पज में यूज करना है, इसलिए भी एक हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं. सेकंड पॉइंट है लीगेसीज. लीगेसीज इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन हु मे और मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ द अमाउंट. जो लीगेसी की अमाउंट के बारे में ना तो स्पष्ट करता कि भाई किस लिए यूज करनी है, हो सकता है स्पष्ट कर भी दे किस लिए यूज करनी है, दोनों ही बातें होती हैं. यानी मरने वाला पार्टनर लीगेसी की अमाउंट को स्पेसिफाइड भी कर सकता है और उसको जर्नल पर्पज के लिए भी दे सकता है. लीगेसी एक प्रकार का वसीयतनामा होता है बेटा. क्या होता है? एक विल, इच्छा होती है, किसी की वसीयत होती है. अगर कोई व्यक्ति मरने के नजदीक हो,
मरने के नजदीक होने का मतलब है कि मृत्यु के नजदीक है, मरने वाला है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद किसी एनपीओ के नाम कर सकता है, और नाम करते स्पेसिफाइड कर सकता है कि इसको पार्टिकुलर पर्पज में यूज किया जाए। यदि वो स्पेसिफाइड है पार्टिकुलर पर्पज में यूज की जाए तो उसको कैपिटल रिसीट मान लेंगे, और कैपिटल रिसीट मानकर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक लीगेसी है तो लीगेसी यूज ऑफ विच इज स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफिक लीगेसी एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट एज लायबिलिटी। अगर वो कुछ नहीं मेंशन है that will be treated as general legacy, and if use is not specified it is considered as of revenue nature receipts and credited to income and expenditure account. And one note I want to tell you, यहाँ एक नोट डाल लें, छोटा सा नोट आप लोग नोट भी कर लें। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन टू यू कि उसको आप कैसा ट्रीट करना चाहते हैं। अगर उसको आप कैपिटल रिसीट मानना चाहते हैं तो कैपिटल रिसीट मानकर आप उसको बैलेंस शीट में ले जाएं, यदि अगर उसको बैलेंस शीट में नहीं मानना चाहते तो उसको आप जनरल रिसीट मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो कर दें। नेक्स्ट आइटम है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? सम मेंबर्स prefer to pay lump sum amount as life membership fees instead of paying periodic subscription। कई बार ऐसा होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो एनपीओ की मेंबरशिप लेना चाहते हैं और उस मेंबरशिप को लेने के लिए सारा पैसा एक साथ ही पेड कर देते हैं, बार बार मंथली ईयरली देने की बजाय। तो इस प्रकार से जब एनपीओ को पैसा मिलता है जो कि एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, तो वो कैपिटल रिसीट ट्रीट की जाती है बेटा। दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट मानते हैं जिस चीज को तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड या जनरल फंड में। तो उसको हम जितनी भी कैपिटल रिसीट होती हैं जो स्पेसिफिक नेचर की नहीं है उनको हम जनरल फंड में ऐड कर देते हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर स्पेसिफिक पर्पज की है तो उनको हम सेपरेटली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस एक कैपिटल रिसिप्ट है तो जनरल फंड या कैपिटल फंड में शो कर देते हैं, और अलग से दिखाना चाहें तो आप इसको अलग से भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, दैट इज योर रेगुलर बेस्ड इनकम। एक एनपीओ के अंदर ऐसी इनकम रेगुलर नेचर की इनकम मानी जाती है, तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स। होती क्या है? Entrance fees is paid only once by the member at the time of becoming a member, and for some organization like educational institutions the entrance fees is regular income and the amount of entrance fees is small, so it is treated as revenue receipts and hence shown on the income side of income and expenditure account. In case of organizations like clubs, some other charitable institutions, amount of entrance fees is quite high, so hence it is treated as a non-recurring items and credited directly to capital और general fund. It depending upon कि हमें वो किस प्रकार से प्रेजेंट की गई है, किस प्रकार से दी गई है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नोट लिखें इसके लिए। If there is no information about the entrance fees, then we will treat it as revenue nature receipts and उसको revenue nature की रिसिप्ट मानकर आप कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करके चलेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में उसको आप शो करेंगे बेटा, अगर कुछ भी गिवन नहीं है इसके बारे में। तो अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये स्पेशल नेचर की है तो इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड या जनरल फंड में ऐड करके दिखा सकते हैं। इफ a small tip is there, if there is specific instruction that entrance fees is to be capitalized, then it is treated as capital receipt and directly added in capital or general fund. However, in the absence of any specific instruction, it should be treated as revenue receipts and hence shown on the income side of income and expenditure account. It is the same note what I have told here. ये सेम वही नोट है जो हमने यहाँ बताया, उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। पुरानी संपत्ति खराब हो गई उसको एनपीओज बेच सकते हैं। तो receipts from sale of old asset appear in the receipts and payment account of the year in which it is sold। जैसा कि आपने रिसीट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी देखा था, उसमें भी हमने लिखा हुआ था सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, यानी कि
संपत्ति को बेचने से जो पैसा मिलता है, दैट इज कैपिटल नेचर रिसीट्स, और सारा रिसीट और पेमेंट के रिसीट साइड में हम शो करके चलते हैं। लेकिन इट इज लिखा भी है, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट एंड शोन इन द बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट्स। क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स है तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस करके दिखाते हैं। बट एनी गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स इज टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाए इसके ऊपर तो उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। इनकम हो गई, गेन हो गया तो इनकम साइड में, लॉस हो गया तो एक्सपेंडिचर साइड में। फॉर एग्जांपल, if a furniture with book value of rupees 800 is sold for rupees 700, आप देख सकते हैं 800 रुपए की चीज को 700 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ 100 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है हमें। तो जो 100 रुपए का लॉस है वो बेसिकली हमारा एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 700 जो कि हमें मिली है, इसको हम कहाँ दिखा देंगे, एज ए कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसिप्ट साइड में शो करके चलेंगे। And rupees 100 will be shown as an expenditure side of the income and expenditure account as loss on the sale of old assets। और बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स थी that will be deducted, उसको हम माइनस करके दिखा देंगे कि इतने रुपए से हमारी वो एसेट्स क्या हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट है सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होती है, पत्रिकाएं ना, जैसे मैगजीन्स वगैरह। इट इज एन आइटम ऑफ रेकरिंग नेचर एंड शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि एक एनपीओ का ये रेगुलर बेस का काम होता है कि जो मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, वो उन पे सेल करे, उनको बेचे। पुरानी मैगजीन्स को, पुराने न्यूज़पेपर्स को वो सेल कर सकता है, तो उससे रेगुलर बेसिस पे जो भी इनकम मिलती है वो रेवेन्यू रिसीप्ट मानी जाती है, और इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में उसको हम दिखाकर चलेंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारा सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है दैट इज ए टाइप ऑफ एसेट, क्योंकि वो हमारी एसेट होती है। वैसे हमने फर्नीचर जो स्पोर्ट्स का सामान खरीद लिया, वो हमारा एक पार्टिकुलर एक ईयर के लिए तो होता नहीं, लंबे समय के लिए चलता है, लेकिन वो टूटता फूटता रहता है। अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स क्लब है, पुरानी बॉल है, पुराने नेट है, पुराना क्रिकेट का बैट है, वो खराब हो गया तो वो ओल्ड मटेरियल हो गया, उसको हम बेचकर कुछ पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यूज्ड मटेरियल्स लाइक ओल्ड बॉल्स, बैट्स, नेट्स एक्सेट्रा इज ए रेगुलर फीचर विद एनी स्पोर्ट्स क्लब। किसी भी स्पोर्ट्स क्लब की एक रेगुलर फीचर होती है कि वो उनको रेगुलर बेचते रहते हैं और नए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करते रहते हैं। तो इट इज यूजुअली शोन एज एन इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक इनकम के तौर पर शो करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम का मतलब होता है बेटा एक काइंड ऑफ रेम्युनरेशन, जो कि एनपीओज बेसिकली रेगुलर बेसिस पर पेड करते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को, या बाहर से किसी व्यक्ति को बुला लें एनपीओज की परफॉर्मेंस प्रमोशंस के लिए, तो उनको पैसा दिया जा सकता है। इट इज ए अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। Payment to an artist for giving performance at the club is an example of the honorarium। सपोज करें अमिताभ बच्चन को हम एनपीओज के अंदर बुला लेते हैं, तो वो आकर उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, तो उसके बदले में हम उनको एक ऑनरेरियम देते हैं, रेम्युनरेशन या कमीशन टाइप देते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वेल फेमस हो जाता है, एक अच्छी जो सेलिब्रिटी होता है उसके बिहाफ पर। दिस पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज शोन as an expenditure on expenditure side in income and expenditure account। तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंस के तौर पर शो करके चलते हैं। नेक्स्ट है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है बेटा? इंडोमेंट फंड का मतलब होता है एक लमसम बिक्वेस्ट या गिफ्ट, जो कि हमें एक ही पार्टिकुलर बार मिलता है, बार बार वो नहीं मिलता है। इट इज ए फंड अराइजिंग फ्रॉम ए बिक्वेस्ट, the income of which is devoted for a specific purpose, hence it is a capital receipt। मैंने पहले भी बताया आपको, यदि कोई पार्टिकुलर इनकम आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल जाए तो वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एन आइटम ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस और द फंड। उसको हम स्पेसिफिक आइटम या
पर्पज के लिए मानते हुए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करके चलेंगे। लास्ट वन दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, आपने देखा होगा स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज में, उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट शो करती रहती है, समय समय पर उनको सब्सिडी सहायता देती रहती है, ग्रांट्स देती रहती है। ये ग्रांट्स बेसिकली दो प्रकार की हो सकती हैं, या स्पेसिफिक नेचर की और जनरल पर्पज के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको क्लासिफाइड कर लेते हैं। यदि जनरल पर्पज के लिए है तो इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखा के चलेंगे, यदि वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए है तो वी विल शो इट इन द बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। तो है क्या बेसिकली, स्कूल, पब्लिक, कॉलेजेस जो होते हैं दे आर डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर देयर एक्टिविटीज, and the recurring grants in the form of maintenance grant is treated as revenue receipts, and that is income of the current year and shown as income or income and expenditure side। income में income and expenditure side की तरफ हम इसको दिखाकर चलते हैं। cash subsidy from government or government agencies is treated as revenue receipt, that is income of the current year and shown as income on income and expenditure account. However, grants such as building grant are treated as capital receipts and transferred to building fund account and to be shown in the balance sheet on liability side। कुछ की टर्म्स जो कि हमने यहाँ डिस्कस की वो क्या क्या करी बेटा हमने, एक लीगेसी क्या होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, एंट्रेंस फीस क्या होती है, ऑनरेरियम क्या है, इंडोमेंट फंड क्या है ना, ये सब हमने बेसिक टर्म्स यहाँ पर डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। देखिए हमारे पास समय का अभाव होते हुए हम 4 से 5 मिनट लगाएंगे। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया आपकी क्लास 10:55 पे इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी, तो 10 मिनट में क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्कस कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, डोनेशन फॉर जिम इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एनपीओ बिकॉज। क्यों नहीं करेंगे, अब मैंने आपको बताया था यदि स्पेसिफिक नेचर के लिए कोई भी पैसा मिले तो वो हमारा कैसी रिसिप्ट मानी जाती है, कैपिटल रिसिप्ट, तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आंसर है, इट इज ए स्पेसिफिक डोनेशन एंड इट इज टू बी शोन एज कैपिटलाइज्ड इनकम इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर specific donations treated while preparing the final accounts of NPO। अभी अभी हमने यही बात की है बेटा, स्पेसिफिक डोनेशन को क्या मानते हैं, कैपिटलाइज रिसिप्ट मानते हैं, और उसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ऑप्शन बी कैपिटलाइज एंड आल्सो टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये तो हमारा ऑप्शन हो ही गया। साथ ही साथ हम ऊपर का ऑप्शन और नीचे का ऑप्शन भी एक बार रीड जरूर करेंगे, हो सकता है क्योंकि बोथ ए एंड बी इसने ऑप्शन में दिया है तो हो सकता है कि ए ऑप्शन भी कहीं ना कहीं दिखाते हो। शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं तो दीज आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स, और जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम रिसिप्ट साइड में दिखा कर चलते हैं, और रिसिप्ट साइड हमारी बेसिकली कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। तो ए ऑप्शन भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। अगर स्पेसिफिक पर्पज के डोनेशन है तो बेटा हमेशा कैपिटलाइज किए जाएंगे, नो डाउट। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट है, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड इट हियर फ्रॉम द पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। अगर बैलेंस शीट और बनानी है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो ये जो दो आइटम है इनको आप कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए बेटा, रिसीट्स फ्रॉम चैरिटी शो दी हैं, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में तो ये आएंगे नहीं, आएंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि रिसिप्ट्स और पेमेंट्स एक्सपेंसेस हैं। तो रिसिप्ट्स को हम इनकम साइड में शो कर दें, एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंडिचर में शो कर दें, या फिर एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट्स माइनस करके जो नेट एक्सपेंस है उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो करके दिखा दें। तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, या इधर इनकम दिखा दें रिसिप्ट्स और इधर एक्सपेंस दिखा दें, दैट विल बी ए आल्सो मेथड टू प्रेजेंट द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी। नेक्स्ट है,
how will you treat the following items given in the receipts and payment account while preparing income and expenditure account and balance sheet of NPO? जब आप बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो इन आइटम को कैसे ट्रीट करेंगे? तो इन आइटम को अगर हम ट्रीट करने की बात करें तो रिफ्रेशमेंट रिवेन्यू इनकम है बेटा, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस खर्चा है, तो इनकम को इनकम में दिखा दें, एक्सपेंस को एक्सपेंस में दिखा दें, या फिर अल्टरनेटिव जैसे मैंने आपको बताया इनकम में से एक्सपेंस घटा दें, जो नेट इनकम बचे उसको इनकम साइड में आप शो करके चलें, जैसे कि इन्होंने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगेसी ऑफ स्मॉल अमाउंट मे बी ट्रीटेड एज एंड शोन इन। लीगेसी जो स्मॉल अमाउंट की है उसको हम कैपिटल रिसीट मान सकते हैं और बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, या स्पेसिफाइड नहीं है तो इनकम मान सकते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम शो करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ पीरियोडिकल्स इज एन आइटम ऑफ ब्लैंक एंड शोन इन। अब सेल ऑफ पीरियोडिकल एक आइटम है जो कि रेवेन्यू रेगुलर बेसिस का आइटम है, इनकम होती है, इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करके चलते हैं। तो ये रेकरिंग नेचर का आइटम है और इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लोग शो करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स क्लब इज यूजुअली शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स इन द बैलेंस शीट। देखिए आंसर चेक करते हैं क्या है इसका। हम इसको इनकम मानते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अकाउंट में शो करते हैं, और दूसरा जो पार्टिकुलर पॉइंट है इसको इनकम मान के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, और दूसरा हम इसको ये करते हैं कि जो जितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने सेल किया है उसको बैलेंस शीट में लाइव एसेट साइड में से माइनस करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट है इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट द रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है और उसको कोई अमाउंट पेड करते हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑनरेरियम, उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। एन आर्टिस्ट फॉर गिविंग परफॉर्मिंग एट द क्लब एंड दिस पेमेंट इज शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इसका स्पेसिफिक आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक इज ए फंड अराइजिंग फ्रॉम ए बिक्वेस्ट और गिफ्ट। बिक्वेस्ट और गिफ्ट के थ्रू यदि हमें कोई फंड मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है इंडोमेंट फंड। अभी पढ़कर आए हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज इंडोमेंट फंड, और उसको हम एक कैपिटल रिसीट मानते हुए कहां पर शो कर देते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एप्रोप्रिएट जगह में ये फिल करना है, तब हमारा आंसर ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स एंड शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसको हम रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट मानते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करके चलते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग ग्रांट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स स्पेसिफिक रिसिप्ट्स, और उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, बिल्डिंग फंड के अंदर ट्रांसफर करते हुए शो करते हैं लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। So these are the 12 MCQ based on the today's topic. So here we are finishing our class. So we will discuss in the next class treatment of the specific funds, how they are to be presented in the balance sheet, income and expenditure account. Till that, thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care. Now you can join your English classes. Thank you.